इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज का जो आपका टॉपिक है वो है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। नंबर 1, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। नंबर 2, इट शुड बी एब्सल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। नंबर 3, इट मस्ट बी गिवन बिफोर द लैप्स ऑफ ऑफर। लास्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रेस्क्राइब्ड यूजुअल मैनर। आपका जो फर्स्ट एसेंशियल था इसमें वैलिड एक्सेप्टेंस का वो था एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, कि एक्सेप्टेंस हमेशा से कम्युनिकेट होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे हम इसे। ए है, उसके पास एक डीवीडी प्लेयर था। वो उस डीवीडी प्लेयर को 2500 रुपये में बी को बेचना चाहता था। इसके लिए ए ने बी के सामने जाकर एक ऑफर बनाया। क्या बी उसके डीवीडी प्लेयर को 2500 रुपये में खरीदने को तैयार है? बी की पोजीशन क्या है? ऑफरी की पोजीशन है। बी ने उसके इस डीवीडी प्लेयर के खरीदने के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। पहला एसेंशियल क्या है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। समझिए क्लियर ये विषय। जिस वक्त बी एक्सेप्ट कर रहा है तो बी अपनी इस बात को, अपनी एक्सेप्टेंस को ऑफर तक यानी कि ए तक कम्युनिकेट करेगा, या तो लिखकर या बोलकर उसे बताएगा कि वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट करता है, ए के ऑफर को वह एक्सेप्ट करता है। इसलिए कहा गया था कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जैसे कि इसमें मैंने 2 लाइन लिखी है, नीचे देखिएगा। मेयर साइलेंस मे नॉट बी रिगार्डेड एज अ एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। आगे और क्लियर करेंगे अभी इस लाइन को। इसी एग्जाम्पल में अगर पॉइंट इसे बताएं, अगर हम बी ने, जब ए ने ऑफर बनाया बी को, तब बी को लगा कि वो एक्सेप्ट करना चाहता है, लेकिन उसने ये वाली बात ए को नहीं बताई, साइलेंस रह गया वो। तो रूल क्या कहता है? मेयर साइलेंस मे नॉट बी रिगार्डेड एज अ एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। अगर यहाँ पर बी साइलेंस रह जाता, कम्युनिकेट नहीं करता ए तक कि वो एक्सेप्ट कर रहा है उसके ऑफर को, तो एक्सेप्टेंस मानी नहीं जाती, वो कॉम्प्रोमिस की कैटेगरी में जाती ही नहीं। क्यों? क्योंकि एसेंशियल क्या कह रहा है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। आपका भी एक टॉपिक था, कुछ पॉइंट्स थे इसमें। मेयर साइलेंस मे नॉट बी रिगार्डेड एज अ एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। साइलेंस कभी भी ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती है। इसका लीडिंग केस है फेल्ट हाउस वर्सेस विंडले का। ये बहुत एक लीडिंग केस है। मैं कुछ आपको इसके फैक्ट्स बता देती हूँ, क्या थे इस केस के फैक्ट्स। फेल्ट हाउस नामक एक व्यक्ति था और उसका एक रिश्तेदार था, उसका एक भतीजा था, नेव्यू जिसे कहते हैं हम, नेव्यू था उसका एक। उसके पास में एक हॉर्स था। फेल्ट हाउस उसके अंकल लगे। उन्होंने अपने नेव्यू से कहा कि उसके नेव्यू के पास में जो हॉर्स है, फेल्ट हाउस उसे एक फिक्स्ड प्राइस पर खरीदना चाहता है, खरीदने को तैयार है। फेल्ट हाउस ने यहाँ पर अपने नेव्यू से कहा कि अगर उसने कोई उत्तर नहीं दिया, अगर उसने कोई भी आंसर नहीं दिया, तो ये मान लिया जाएगा फेल्ट हाउस के द्वारा कि जो नेव्यू है उसे खरीदने के लिए, उसे बेचने के लिए, अपने हॉर्स को बेचने के लिए फेल्ट हाउस को तैयार है। जो उसका नेव्यू था, जब उसने फेल्ट हाउस से ऐसा कोई भी ऑफर रिसीव किया, तो उसने यहाँ पर अपने अंकल जो फेल्ट हाउस है उन्हें कोई कम्युनिकेट नहीं करा अपनी एक्सेप्टेंस को, बल्कि जो विंडले कौन था? उसका जो नेव्यू था, जिसे ऑफर किया गया था, उसका ऑक्शनर था ये। उस विंडले नामक व्यक्ति से नेव्यू ने कहा कि वह उस हॉर्स को ना बेचे, क्योंकि इस हॉर्स को वह अपने अंकल को देना चाहता है, बेचना चाहता है। पर बाय मिस्टेक विंडले ने उसी हॉर्स को ऑक्शन में बेच दिया। फेल्ट हाउस ने सूट फाइल किया अगेंस्ट विंडले। लेकिन रूलिंग बहुत सिंपल है, आपके सामने भी लिख रही है रूल्स। मेयर साइलेंस मे नॉट बी रिगार्डेड एज एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। इस केस में जो आपको मैंने फैक्ट्स बताए, जो फैक्ट्स थे इस केस में, उससे क्लियर था कि जो फेल्ट हाउस ने ऑफर अपने नेव्यू को बनाया, ऑफरी को बनाया, उस ऑफरी ने जो कम्युनिकेट करना था अपनी एक्सेप्टेंस, वो किसको करनी जरूरी थी? ऑफरर को। एक्सेप्टेंस किसको दी जानी थी? ऑफरर को दी जानी थी।
उससे कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी था, लेकिन वहां पर वो साइलेंस हो गया था। और जब आप साइलेंस हो गए तो रूल क्लियर था, मेयर साइलेंस मे नॉट बी रिगार्डेड एज एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। इसीलिए यहाँ फेल्ट हाउस और बिडले के जो केस था उसमें साफ था कि वहां पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एराइज नहीं हुआ था, क्योंकि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी था, जो कि इस केस में नहीं हुआ था। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें भी एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेट के तहत ही है। पॉइंट क्या है? ओनली ऑफरी और हिज ऑथराइज एजेंट मे एक्सेप्ट द ऑफर। बहुत क्लियर टर्म्स है इसकी, बहुत क्लियर टर्म है ये। भाई जिसको ऑफर बनाया गया है ऑफरी कहलाता है वो। तो जिसको ऑफर बनाया गया है ऑफरी, या फिर अगर ऑफरी के द्वारा कोई एजेंट रखा गया है, ऑथराइज एजेंट एक्सेप्टेंस करने के लिए, तो एक्सेप्टेंस उसके द्वारा ही दी जा सकती है। क्लियर टर्म है? या तो ऑफरी या फिर उसका ऑथराइज एजेंट जो है, केवल उन्हीं के द्वारा एक्सेप्टेंस दी जा सकती है ऑफर की, और कोई भी पर्सन यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं देगा। लीडिंग केस है इसमें पॉवेल वर्सेस ली का केस है। ये दो जो नाम है, पहले वो कौन है ये देख ब्लैक बोर्ड पर भी मैंने मेंशन करे हैं, समझ भी लीजिए, बात क्लियर हो जाएगी। पॉवेल वन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ हेडमास्टर ऑफ स्कूल, और ली चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजर। केस हम बताते हैं क्या था। इस केस में यह था कि जो पॉवेल था, एक जगह पर किसी पोस्ट थी वहां पर कोई हेड मास्टर ऑफ स्कूल की, कई कैंडिडेट्स आए थे, उनमें से एक कैंडिडेट पॉवेल भी था, जिसका सिलेक्शन बोर्ड ऑफ मैनेजर्स के द्वारा किया जाना था। बोर्ड ऑफ मैनेजर ने यह तय किया कि वो पॉवेल को इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट करती हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ मैनेजर्स की तरफ से कोई भी व्यक्ति या खुद उनकी ओर से किसी को भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था कम्युनिकेट करने के लिए पॉवेल से, और उन्होंने पॉवेल को कोई भी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं की थी, उसके सिलेक्शन के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया था। बोर्ड ऑफ मैनेजर में से ही एक आदमी ने जाकर पॉवेल को उसके सिलेक्शन के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। एक बात बहुत क्लियर थी, मैंने शुरू में भी कहा था कि बोर्ड ऑफ मैनेजर ने खुद या फिर उन्होंने किसी भी व्यक्ति को कम्युनिकेट करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए ऑथराइज नहीं किया था, इसलिए उस व्यक्ति के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो बोर्ड ऑफ मैनेजर की तरफ से ऑथराइज नहीं थी। उसके बाद में सब्सिक्वेंटली दोबारा से मीटिंग हेल्ड हुई, और मीटिंग में यह तय हुआ कि पॉवेल की जगह किसी दूसरे व्यक्ति को सेलेक्ट कर लिया गया फॉर द पोस्ट ऑफ हेडमास्टर ऑफ स्कूल के लिए। जब पॉवेल को ये पता चला तो उन्होंने सूट फाइल करा अगेंस्ट ली। ली कौन है? जो कि चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजर है। लेकिन बहुत सिंपल, हमें समझ में भी आ रहा था। डिसाइड ये हुआ कि यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट एराइज ही नहीं हुआ था, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का तो प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। क्योंकि बहुत सिंपल था, क्योंकि बोर्ड ऑफ मैनेजर्स की तरफ से कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ था, और जिस व्यक्ति ने पॉवेल को इन्फॉर्म भी किया था उसके सिलेक्शन के बारे में, वो भी यहाँ पर बोर्ड ऑफ मैनेजर की तरफ से ऑथराइज नहीं किया गया था। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेट, और अच्छे से समझे उसे। इस एक्ट का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो एक सेक्शन है, सेक्शन 8 सेक्शन 8 क्या कहता है? परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। वही बहुत क्लियर है। हमने इससे पहले की जो आपको एग्जाम्पल्स देखी है हमारे वीडियो में, इसी में हमने उसमें आपको एग्जाम्पल दिया था एक, कि अगर ए बी से कहता है कि वो अपना डीवीडी प्लेयर उसे बेचना चाहता है एक फिक्स प्राइस में, तो बी अपनी एक्सेप्टेंस कैसे देगा? लिखित तौर पर देगा, बोलकर देगा, ठीक है। वहीं पर अगर उस प्रपोजल में कोई कंडीशन है और आप उस कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं, उस कंडीशन पर परफॉर्म कर देते हैं, उस कंडीशन को परफॉर्म कर देते हैं, आप कुछ कह नहीं रहे, कहीं लिखित रूप में नहीं दे रहे एक्सेप्टेशन की बात को, पर जो कंडीशंस प्रपोजल में लग रही थी उन्हें आप परफॉर्म कर देते हैं, उन्हें आप फुलफिल कर देते हैं, ऑफरी के द्वारा उन्हें फुलफिल कर दी जाती हैं, तो भाई इसको भी क्या माना जाएगा? एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। ये डेफिनेशन है, परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। इसका सबसे अच्छा आपको केस मिल जाएगा जो कि जनरल ऑफर का भी एक लीडिंग केस है, उसको आप पढ़िएगा, वो यहाँ पर भी आपको समझ में आएगा।
कार्लिक वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी का, क्योंकि उसमें एक्सेप्टेंस जो थी वो लिखित तौर पे किसी को दी नहीं गई थी, जाकर कहीं नहीं गई थी एक्सेप्ट कर रहे हैं उस केस में हम, बल्कि जो उसमें कंडीशंस थी प्रपोजल की उन्हें परफॉर्म कर दिया गया था और माना गया था कि वो एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल है। मैं ऐसे यहीं पे इस वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। एसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस में अभी आपका पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेट। अब इसके बाद के जो एसेंशियल्स हैं वैलिड एक्सेप्टेंस के वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।